नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा टिप्पणी करी है जिससे कम से कम भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। पूरे देश में ये बात थी कि ये कौन सा न्याय है, किसी ने गुनाह किया और तत्काल उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। ये साबित भी नहीं हुआ कि गुनाह उसी ने किया है, उसका नाम आया, अदालतें तय नहीं कर पाई, उसके घर पे बुलडोजर चल गया। बेटे ने गलती करी, पिता के घर पे बुलडोजर चल गया और कहा गया बाद में कि साहब, बुलडोजर तो इसलिए चलाया गया कि इसका नक्शा पास नहीं था, अवैध निर्माण था। केवल अवैध निर्माण की बात कह के घर पे बुलडोजर से तोड़ दिया गया, लेकिन अवैध निर्माण तब दिखा जब किसी गुनाह में, किसी चर्चा में, किसी अपराध में उसका नाम आया। अगर इस तरह बुलडोजर से ही न्याय मिलने लगेगा देश में, तो अदालतों का क्या काम? अदालत बंद कर देना चाहिए। और बुलडोजर किनके घर पे गया? क्या एक समुदाय विशेष के लोगों पे गया? कहने को 2, 4, 5, 10 हिंदू नाम भी सामने आ जाते हैं, कहने के लिए कि नहीं हम न्याय की बात करते हैं। लेकिन अगर आप 100 लोगों की लिस्ट उठा के देखेंगे, तो माने पाएँगे आप कि उसमें अधिकांश मुस्लिम हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं। तो फिर क्या बुलडोज़र के लिए भी धर्म मायने रखता है? आप मेरे साइड में फ़ोटो देख रहे हैं, इनका नाम है संजय सेठ। ये भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं। साहब समाजवादी पार्टी में थे और लखनऊ में करोड़ों का इन्होंने कारोबार किया। लखनऊ के पॉश इलाके गोमती नगर में एक जेपीएनआईसी जयप्रकाश नारायण केंद्र बनना था। 700-800 करोड़ का बनना था। मुलायम सिंह जी के बड़े करीबी थे, ठेका इनको मिल गया, पूरी बिल्डिंग बन गई। सरकार बदल गई, योगी जी आ गए। योगी जी आ गए तो योगी जी ने आते ही उस बिल्डिंग की जांच के आदेश कर दिए। बिल्डिंग की जांच शुरू हो गई। साहब समझ गए कि अब मामला गया खटाई में। साहब ने, सुना जाता है, बड़ी चर्चा है कि 200-300 करोड़ रुपए खर्च किए। चर्चा है, ऐसी बातों के कोई सबूत होते भी नहीं है। लेकिन चर्चा इसलिए मजबूती से है कि इतने रुपए खर्च किए, ये बीजेपी ज्वाइन नहीं कर पाते और राज्यसभा नहीं मिल पाती। भाई साहब पलट के आ गए राज्यसभा में, वो बिल्डिंग पूरी खंडहर होती चली गई, जहाँ ठंडे बस्ते में चली गई, क्योंकि अब तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर आ गए हैं। जब बिल्डिंग खंडहर हो गई तो हम लोगों ने नोटिस किया कि ये तो खराब बात है, टैक्स का पैसा है, 1000 करोड़, बिल्डिंग खंडहर हो रही है। हमारे जाने-माने बहुत काबिल अधिवक्ता है भाई जैसे मोहम्मद हैदर साहब, एक रिट तैयार करी, हाई कोर्ट में रिट करी, सरकार को नोटिस जारी हुए। इन्हीं साहब की एक और बिल्डिंग है लखनऊ में। काफ़ी बिल्डिंग है, शालीमार बिल्डर्स, काफ़ी नामी-गिरामी बिल्डर्स है, चूँकि राज्यसभा सदस्य बन गए हैं, तो बड़ी सफाई से अपने आप को कंपनी अलग कर लिया, लेकिन शालीमार के नाम से संजय सेठ का नाम आ जाता है। बटलर पैलेस के पास एक इनकी बहुत बड़ी-सी ये फ़ोटो देख रहे हैं आप, ये इनकी सोसाइटी है। इसके ऊपर के 2 फ्लोर अवैध हैं। यानी अगर नक्शा पास है 8वें फ्लोर का, तो 9वां और 10वां फ्लोर इल्लीगल बना लिए। वहाँ पेंट हाउस बना दिए, करोड़ों रुपए के पेंट हाउस दे दिए गए। अब साहब बात ये आई कि ये तो इल्लीगल है, इसको तोड़ा जाए। हमने 4 PM में खबर छापी, वीडियो दिखाए कि साहब जब गरीब की बस्ती, अकबर नगर की बस्ती तोड़ दी जाती है, पूरी ज़मींदोज़ कर दी जाती है, गरीब के घर में बुलडोज़र चलता है, तो ये जो हैं सांसद जी, इनकी पहले की कंपनी शालीमार के पूरे 2 फ्लोर इल्लीगल बने हैं। तो साहब ये क्यों नहीं तोड़े जा रहे? बुलडोज़र गरीब और अमीर का घर देखता है क्या? वो साहब एलडीए में है और एक विहित पदाधिकारी होता है, मुकदमा चलता रहता है। बताया जाता है फाइल वहाँ डाल दी गई, जैसे ठंडे बस्ते में चले जाएँ, दोबारा एमपी बन गए। तो बुलडोज़र क्या गरीब के घर के लिए है? बुलडोज़र मुसलमान के घर के लिए है। बुलडोज़र का अवैध निर्माण क्या पिछड़ों और दलित को देखा जाता है? ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय सेठ, इनकी पहले की कंपनी शालीमार, जो इनडायरेक्ट में अभी भी इनकी कंपनी है, उसपे इनका वन वर्ड बन रहा, आस-पास की सरकारी ज़मीनों पर कब्जे के आरोप लगे। लखनऊ में इनकी पहली जो शालीमार पैलेस, जो कई सारी शालीमार बनी है, तमाम जगहों पे इन पे ज़मीनों के कब्जे के आरोप लगे, मामले ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो ये जब कोई भू-माफिया, कोई नेता अवैध निर्माण करेगा, तो उसके लिए सरकार आँखें बंद कर लेंगी और कोई गरीब होगा तो उसके घर पर बुलडोज़र चला जाएगा। अभय द्विवेदी के संग मैं रोज़ बातचीत करता हूँ, रोज़ शो करता हूँ, जाने-माने पत्रकार हैं और बहुत सारी किताबें, 35 किताबें लिखी हैं, एबीपी पे रोज़ आप उनको सुनते रहते हैं। मैंने सवाल किया उनसे कि बुलडोज़र क्या केवल इन्हीं लोगों के घर देखता है? दूसरा बड़ा विमर्श आया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जाति जनगणना को लेकर एक बयान सामने आया है। असल में जाति जनगणना का जन इतना बड़ा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है। जातियाँ जिस तरह से खड़ी हो रही हैं, पिछड़े और दलितों में जिस तरह चेतना का विकास हो रहा है, उससे भाजपा परेशान है, हैरान है।
बीजेपी को लग रहा है कि अगर ये चेतना का विकास होता रहा तो हमारी तो बैंड बज जाएगी। इसलिए बड़ा सोच समझ के एक बयान दिया। हरियाणा चुनाव से पहले बयान आया है। अब बीजेपी डर रही है कि अगर ये बयान और अर्थों में चला गया तो हरियाणा चुनाव में वैसी उसकी कमजोर हालत है और बैंड ना बज जाए। मैंने उस बयान के आधार पे कहा कि अगर संघ को लगता है कि भाई जाति जनगणना से समाज का विघटन नहीं होना चाहिए, कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आया और अभय जी इस बात को मान लेते कि जाति जनगणना से समाज का विघटन कैसे हो सकता है। भाई एक कॉलम के आगे जाति लिखनी है, कौन किस जाति का है, इससे समाज कैसे टूट जाएगा? समाज तो इससे नहीं टूटेगा। लेकिन डर यही है कि अगर ये बात पता चल गई, पिछड़ों को पता चल गया कि उनकी तो इतनी आबादी है और उनको आबादी के आधार पर आज तक मनचाही बात नहीं मिली, उनके हक की बात नहीं मिली, तो उनमें विद्रोह होगा। अगर दलितों में ये चेतना विकसित हो गई कि इतनी बड़ी आबादी दलितों की, दलितों में भी इस जाति की इतनी बड़ी आबादी और उसके हिसाब से हक नहीं मिला, तो गड़बड़ होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी बड़ी सफाई के साथ चाहती है कि ये जातियां धर्म में बदल के रह जाएं। मतलब जातियों का नाम ना ले, कोई धर्म का नाम ले ले कि हम सब हिंदू हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसके लिए कार्यक्रम भी करता है, कभी खिचड़ी भोज रखेगा, कभी सहभोज रखेगा, कभी दलितों के घर पे खाना खाने जाएंगे संघ के प्रचारक, कभी बड़े बड़े बयान देंगे कि ये तो हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे अपने हैं। संघ की टोली चली जाएगी दलित बस्तियों में, वहां सफाई के झाड़ू के फोटो लगने लगेंगे। इस तरह के नेताओं के फोटो आ जाएंगे कि दलित बस्ती में झाड़ू लगा रहे हैं, दलित बस्ती में खाना खा रहे हैं, दलितों को बड़ा पुचकार रहे हैं। ऐसे नाटक, ऐसे फोटो लगातार अखबारों में, मीडिया में, टीवी चैनलों में दिए जाते हैं। मैंने सोचा कि एक बात क्यों नहीं कर लेता संघ। संघ जब से बना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब से बना है, तब से एक रज्जू भैया जो ठाकुर थे, उनको छोड़ दो तो संघ के प्रमुख हमेशा ब्राह्मण होते आए हैं। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं हो सकता कि मोहन भागवत जी घोषणा कर दें भाई, इस बार मेरे बाद जो बनेगा संघ प्रमुख वो दलित हो। भाई ब्राह्मणों ने ठेका थोड़ी ना ले रखा है। ब्राह्मणों को अलग से ऐसा कॉपीराइट थोड़ी ना है कि वही वही संघ में चला सकते हैं, बाकी कोई पिछड़ा नहीं चला सकता, कोई दलित नहीं चला सकता। और सह संघ प्रमुख जो होता है, एक दलित बन जाए संघ प्रमुख और सह संघ प्रमुख एक पिछड़ी जाति का बन जाए। देखिए समाज में कितना अच्छा चेतना आएगी। मैंने तो उस समय भी सुझाव दिया था कि राम मंदिर का जो मुख्य पुजारी हो, वो पिछड़ी जाति का, वो दलित जाति का। कोई जरूरी है कि ऊंची जाति का ही व्यक्ति मंदिर में पुजारी हो सकता है? इससे ये होगा कि समाज में एक आपसी भाईचारा बढ़ेगा। ये जो नाटक हो जाता है सहभोज, खिचड़ी भोज, फलाना भोज, इस नाटक से जातियों का भला नहीं होने वाला। और अब ये ड्रामा भी नहीं चलने वाला कि भाई सब हिंदू एक जगह पे रहें, सब हिंदू एक फोरम में रहें। क्योंकि अब ये जातियाँ संगठित हो चुकी हैं। इन जातियों में ये चेतना का विकास हो चुका है, भाई हमारा इस्तेमाल किया गया, हमारा अधिकार लिया गया। तो अब होगा क्या? अब ये होगा कि इन जातियों की चेतना को नहीं समझा गया तो भाजपा और संघ का डिब्बा गोल हो जाएगा। आपको भी एहसास है ना इस बात का? इन तमाम मुद्दों पर मैंने अभय दुबे जी से बात की है।